लिव टिम को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसके सामने एक बिल्कुल काली दीवार थी। उस दीवार को देखकर लिव और टिम बहुत कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे चेक किए, लेकिन हर जगह वही काली दीवार थी। लिव ने अपना फोन चेक किया, लेकिन नेटवर्क और वाईफाई दोनों गायब थे। लिव ने एक ड्रॉर से ड्रिल मशीन निकाली और दीवार पर चलाई, पर ड्रिल दीवार के अंदर नहीं गई। दीवार पर एक भी स्क्रैच नहीं आया, उल्टा ड्रिल का टिप गर्म होकर जलने लगा। लिव ने बाकी दीवारों पर भी ड्रिल चलाई, लेकिन कहीं भी नहीं चली। अब लिव और टिम घर में फंस गए थे। तभी उन्हें चीखों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सुनकर वे किचन में गए। किचन की दीवार पर जब ड्रिल चलाई तो दीवार के पार छेद हो गया और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी खड़े मिले, जो उन्हीं की तरह बहुत परेशान थे। लिव ने आना को हौसला देने की कोशिश की। इसी दौरान टिम ने किचन का नल चेक किया और उसे एहसास हुआ कि वहाँ से पानी नहीं आ रहा। उसने फिर घर के बाकी नलों को चेक किया और पता चला कि घर के किसी भी नल से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। परेशान टिम लॉन्स में काफी देर तक अकेला बैठा रहा। तभी उसने कुछ अजीब नोटिस किया। ब्लैक वॉल के साथ एक छोटी सी मेटल चिप चिपकी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि यह दीवार मेटल ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर खींच रही है। उसने तुरंत लिव को बुलाया और दोनों ने मिलकर घर के सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा किए और उन्हें ब्लैक वॉल पर चिपका दिया। अब वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स के साथ दीवार पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। अचानक सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे और फिर एकदम से दीवार से बहुत तेजी से निकल गए, जैसे किसी ने उन्हें बाहर की तरफ जबरदस्ती फेंका हो। अब रात होने को आ गई थी, लेकिन काली दीवार वहीं की वहीं खड़ी थी। टिम और लिव थोड़ी देर स्नैकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें मार्विन की जोर जोर से चीखें सुनाई दी। उन्होंने किचन में बने छोटे होल से बहुत जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी उन्होंने हथौड़ा और ड्रिल से ब्लैक वॉल में एक बड़ा सा छेद बनाया और उस छेद को पार करके अपने पड़ोसी के फ्लैट में घुस गए। घुसते ही उन्होंने देखा कि हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे वहाँ कोई जबरदस्त लड़ाई हुई हो। एक कमरे में उन्हें आना खून से लथपथ जमीन पर गिरी हुई मिली। टॉम बाहर निकलने के लिए पड़ोसियों के घर में रास्ता तलाश कर रहा था। तभी उसे स्टोर रूम में एक कुल्हाड़ी मिली। उस कुल्हाड़ी से टॉम ने ब्लैक मेटल वॉल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई। उसी वक्त लिव के दिमाग की घंटी बजी और उसने एक ठोस प्लान बनाया। उसने सोचा कि अगर दीवार से बाहर निकलना नामुमकिन है तो नीचे से कोशिश करनी होगी। प्लान ये था कि पहले फ्लोर के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर को तोड़कर बेसमेंट तक पहुंचा जाए और वहां से बेसमेंट से जुड़े पुराने बंकर जो अंडरग्राउंड रेल सिस्टम से जुड़े हुए हैं वहां से भाग निकले। वे अपने प्लान की शुरुआत करते हैं। टॉम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके लकड़ी के फर्श को तोड़ देता है। फिर वह चादरों को एक साथ बांधकर एक रस्सी बनाता है और नीचे वाले फ्लोर पर उतर जाता है। जैसे ही टॉम नीचे लैंड करता है, मिस्टर ऑसवाल्ड जो उस फ्लोर के टेनेंट होते हैं टॉम पर गन तानकर सामने आ जाते हैं और उसे वापस ऊपर जाने की धमकी देते हैं। टॉम उन्हें अपना प्लान समझाता है। पहले तो मिस्टर ऑसवाल्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब उनकी पोती लेया उनसे टॉम की मदद करने की गुजारिश करती है तो उनका दिल पिघल जाता है और वे टॉम को नीचे जाने की इजाजत दे देते हैं। अब मार्विन सेकंड फ्लोर को कुल्हाड़ी से तोड़ रहा होता है। इसी दौरान बाकी सब ऊपर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी टॉम नोटिस करता है कि गिरे हुए मलबे के बीच एक स्मोक अलार्म के अंदर एक छुपा हुआ कैमरा लगा हुआ है, जो कि मकान मालिक मिस्टर फ्राइडमैन ने हर फ्लोर पर सीक्रेटली इंस्टॉल किया हुआ है। इसके बाद वे घर में लगे बाकी स्मोक अलार्म्स को चेक करते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि सभी के अंदर हिडन कैमरे लगे होते हैं। लिव सजेस्ट करती है कि क्यों ना सीधे मकान मालिक से इस बारे में पूछताछ की जाए। फिर लिव बताती है कि मिस्टर फ्राइडमैन मिस्टर ऑसवाल्ड के पड़ोसी हैं। तो टॉम एक बार फिर कुल्हाड़ी से दीवार में एक छेद बनाता है और वह लिव, मार्विन और आना के साथ मिस्टर फ्राइडमैन के घर में घुस जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक कमरे में मिस्टर फ्राइडमैन की लाश मिलती है, जिनके हाथ कटे हुए होते हैं। उस खौफनाक मंजर को देखकर सबका दिल दहल जाता है। उस लाश के पास ही मिस्टर फ्राइडमैन का फोन पड़ा होता है, जिसमें ब्लैक वॉल की कुछ तस्वीरें होती हैं। हार्विन जोरदार तरीके से कुल्हाड़ी को फर्श पर मारता है और अचानक फर्श टूट जाता है, जिससे टॉम, हार्विन और एक्स नीचे गिर जाते हैं। बाकी सब लोग जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। अचानक उनके सामने एक आदमी आता है जो खुद को यूरी बताता है। वह कहता है कि वह अपने दोस्त एंटोन से मिलने आया है। फिर यूरी उन्हें बताता है कि एक जहर पॉइजन चारों तरफ फैल रहा है और उसी से बचने के लिए ये ब्लैक वॉल्स बनाई गई हैं। जब एंटोन के बारे में पूछा जाता है तो यूरी सभी को एक कमरे में ले जाता है, जहां एंटोन बिस्तर पर बेहोश और निष्क्रिय पड़ा होता है। यूरी सबको कहता है कि एंटोन की प्राकृतिक मौत हुई है। इस वक्त सब लोग लिया को छोड़कर कमरे से बाहर चले जाते हैं। लिया एंटोन के कमरे में ब्लैक वॉल से जुड़े नोट्स पढ़ने में दिलचस्पी लेती है। कुछ समय बाद यूरी कमरे में आता है, लिया को गुड लक विश करता है और एक सस्पिशियस स्माइल देते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। इसी दौरान बाकी लोग आखिरी फ्लोर को भी कुल्हाड़ी से तोड़कर बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं। उनके दिल में उम्मीद की एक किरण जगती है और वे आखिरी ताला तोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वहाँ एक और काली दीवार होती है। ये देखकर सब लोग अपना आपा खो देते हैं। गुस्से में आग बबूला हार्विन मिस्टर ऑसवाल्ड की गन छीनकर ब्लैक मेटल वॉल पर गोलियां चला देता है, लेकिन वो गोलियां तेज रफ्तार से उल्टी दिशा में वापस आकर उन पर बरसने लगती हैं। सब लोग तुरंत नीचे झुक जाते हैं, लेकिन मिस्टर ऑसवाल्ड इतनी जल्दी झुक नहीं पाते और कुछ गोलियां उन्हें लग जाती हैं। मिस्टर ऑसवाल्ड का खून बहने लगता है और अपनी पोती की गोद में वो दम तोड़ देते हैं। हार्विन को अपनी बेवकूफाना गलती पर गहरा अफसोस होता है। मिस्टर ऑसवाल्ड की मौत से सबका दिल दुखी हो जाता है। अब सब लोग लाउंज में बैठे होते हैं, थके हुए, परेशान और उम्मीद खो चुके। तभी आना टाइम पास करने के लिए सबसे उनके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछती है। बातचीत के बीच लिव अचानक बोल पड़ती है कि उसने और टिम ने अपना बच्चा खोया था। ये सुनकर टिम गुस्से में रूम से बाहर चला जाता है। लिव भी उसके पीछे चली जाती है और दोनों के बीच काफी तेज बहस होती है। टिम नाराज होता है कि लिव ने उनकी पर्सनल लाइफ सबके सामने डिस्कस की, जबकि लिव चाहती थी कि टिम इस बारे में खुलकर बात करे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में अब कितना वक्त बचा है या कल क्या होगा। लिव की बातों ने टिम के अंदर एक नई मोटिवेशन जगा दी और अब वह एक और कोशिश के लिए तैयार था। टिम सबको कहता है कि मिस्टर फ्राइडमैन के अपार्टमेंट की एक और तलाशी लेनी होगी, लेकिन इस प्लान से यूरी बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह सबको मशवरा देता है कि टाइम पास करो और बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि उसके हिसाब से सब बेकार है। तभी लिया एक आइडिया देती है कि एंटोन के ब्लैक वॉल पर बनाए गए नोट्स को स्टडी किया जाए, लेकिन एक बार फिर यूरी बीच में टांग अड़ाता है और कहता है कि वो नोट्स बेकार हैं, उनमें कुछ भी काम का नहीं है। इस बार लिव खड़ी हो जाती है, उसकी बात काट देती है और कहती है कि फिर भी वे लोग एक बार नोट्स को एनालाइज करेंगे। अब लिव और लिया एंटोन के नोट्स को डिटेल में देखना शुरू करते हैं। नोट्स में एंटोन ने ब्लैक वॉल की टाइल्स के पैटर्न्स को बहुत ही बारीकी से ड्रॉ किया होता है, जैसे उनमें कोई हिडन कोड हो। उनके पीछे
खड़ा यूरी उनकी हर हरकत को बहुत अलर्ट नजर से देख रहा होता है। इसी दौरान टिम, हार्विन और आना मिस्टर फ्राइडमैन के अपार्टमेंट की तलाशी ले रहे होते हैं। वहाँ टिम नोटिस करता है कि एक दीवार की शक्ल में एक छुपा हुआ दरवाजा है जो पहली नजर में सिर्फ एक वॉल लगता है, लेकिन जब उसे नॉक किया जाए तो पता चलता है कि पीछे बहुत बड़ी स्पेस है। टिम को समझ नहीं आता कि उस हिडन डोर को कैसे खोला जाए। तभी हार्विन एक ड्रॉर खोलता है जिसमें उसे एक छोटी सी डिवाइस मिलती है जो किसी रिमोट जैसी लग रही होती है। उस पर कुछ नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। हार्विन उन नंबरों को प्रेस करता है और तुरंत दरवाजे से एक अजीब सी मैकेनिकल आवाज आती है। टिम समझ जाता है कि यही डिवाइस उस डोर की चाबी है और इसका पासवर्ड इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन में छुपा है। टिम फौरन आना को फ्लोर लाने के लिए कहता है। उधर दूसरी तरफ लिव और लिया एंटोन के नोट्स से काफी वैल्यूएबल जानकारी हासिल कर रही होती है, जो देखकर यूरी परेशान और अलर्ट हो जाता है। टिम फ्लोर की मदद से कोड के 4 अक्षर खोज लेता है, जिससे सैकड़ों संभावित कॉम्बिनेशन घटकर सिर्फ 24 ऑप्शंस रह जाते हैं। आना बाकी लोगों को बुलाने के लिए एंटोन के कमरे में जाती है। वहाँ से लिव और यूरी आना के साथ टिम के पास आने लगते हैं, लेकिन लिया पीछे रुक जाती है नोट्स को और गहराई से पढ़ने के लिए। इस बीच हार्विन और टिम अलग अलग कोड कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे होते हैं और आखिरकार वे सही कॉम्बिनेशन ढूंढ निकालते हैं। दरवाजा एक मेटल क्लिक के साथ अनलॉक हो जाता है। टिम और हार्विन उस छिपे हुए दरवाजे के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें एक हिडन कंट्रोल रूम मिलता है। वहाँ दर्जनों कैमरे हर अपार्टमेंट की गतिविधि रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हर स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही होती है जिसमें अपार्टमेंट्स के अलग अलग कोने नजर आ रहे होते हैं। टिम हैरान होकर अपने अपार्टमेंट की रिकॉर्डिंग प्ले करता है। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि ब्लैक वॉल धीरे धीरे स्मोक जैसे कणों से बन रही है और खिड़की के पास आकर चिपक रही है जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। ये देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती हैं और हार्विन अविश्वास में खो जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उधर एंटोन के कमरे में लिया एंटोन के नोट्स को गहराई से स्टडी कर रही होती है। उसे लगता है कि एंटोन के पास ब्लैक वॉल के बारे में कुछ ऐसा खतरनाक सच था जिसकी वजह से उसकी जान गई। जिज्ञासा के साथ वह एंटोन के लाइफलेस बॉडी के पास जाती है और उसके गले के चारों ओर लिपटे हुए चमकदार लाल स्कार्फ को हटाकर देखती है। स्कार्फ के नीचे गला घोंटने के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर लिया का दिल जोर से धड़कने लगता है। इसी वक्त यूरी चुपके से हिडन रूम से गायब हो जाता है और सीधा एंटोन के कमरे में लिया के पास आकर खड़ा हो जाता है। लिया उसकी अचानक एंट्री से घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ टिम हिडन कंट्रोल रूम में एंटोन के अपार्टमेंट की पुरानी रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग देखते देखते सबको यूरी का झूठ पकड़ में आ जाता है। एंटोन अपने रूम में नहीं बल्कि लिविंग रूम में कोलैप्स हुआ था। सब लोग यूरी से सवाल करने के लिए पीछे मुड़ते हैं, लेकिन जब वे पीछे देखते हैं तो यूरी वहाँ से गायब होता है। हार्विन यूरी को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। जब हार्विन एंटोन के कमरे में जाता है वहाँ वह देखता है कि यूरी ने लिया को मार दिया है। ये देखकर हार्विन शॉक में आ जाता है। उधर टिम फुटेज को रिवाइंड करके देखने लगता है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि पहले एक तेज चमकदार लाइट फ्लैश होती है और फिर रोशनी की किरणें विंडो के अंदर आने लगती हैं। इसका मतलब था कि ब्लैक वॉल एक पल के लिए विंडो से हट गई थी। टिम फुटेज को आगे बढ़ाता है और तब एक खौफनाक सीन सामने आता है। यूरी अपने हाथों से एंटोन का गला घोंट रहा होता है। ये सब देखते ही टिम का खून खौल उठता है। वह तुरंत गन उठाता है और यूरी के पीछे दौड़ता है। टिम बिल्कुल सही समय पर वहाँ पहुँचता है क्योंकि यूरी हार्विन को मारने ही वाला होता है, लेकिन एन मौके पर टिम यूरी से भिड़ जाता है और थोड़ी देर बाद हार्विन भी उसे ज्वाइन करता है। दोनों यूरी को जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी लिव वहाँ आ जाती है और उन्हें रोक देती है, ये कहकर कि शायद यूरी ही दीवार को खोलने में उनकी मदद कर सके। ये सुनकर वे यूरी की जान बख्श देते हैं और टिम उसे बेहोश कर देता है। अब लिव एंटोन के कमरे में लिया की लाश के पास उदास सी बैठी नजर आती है। लिव को सांत्वना देने के लिए आना उसके पास आती है। लिव आना से कहती है कि यकीनन लिया के पास ब्लैक वॉल के बारे में कुछ ऐसा सच था जिसकी वजह से यूरी ने उसे मार डाला। आना कमरे में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के लिए हिडन कंट्रोल रूम में जाती है। उसी समय लिव और टिम उसी कंट्रोल रूम में यूरी द्वारा जलाए गए एंटोन के अधजले नोट्स को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें अचानक एहसास होता है कि ये कोई आम दीवार नहीं है बल्कि इसे खोलने का रहस्य इन्हीं नोट्स में छुपा है, और ये भी कि एंटोन कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एक नैनो डिफेंस कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी था। ये बात ब्लैक वॉल के असली सच की ओर पहला बड़ा इशारा थी। अब वे सब यूरी के पास जाते हैं और उसे थप्पड़ मारकर नींद से जगा देते हैं। यूरी मुंह खोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता बल्कि बार बार यही सलाह देता है कि इस दरवाजे को न खोलना ही सबकी भलाई में है, लेकिन टिम उसे धमकी देता है कि वह दीवार खोलने का तरीका बताए। टिम चीखकर यूरी से कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, वह कोड बता दे जिससे दीवार खुलती है, और दूसरा, वह उसे गोली मार देगा। टिम यूरी को डराने के लिए उसके कानों के पास गोली चला देता है, लेकिन यूरी जरा भी नहीं घबराता। तब यूरी उन्हें बताता है कि यह दीवार दुनिया के किसी भी प्रकार के हमले से बचाने के लिए बनाई गई है, लेकिन किसी को इस पर विश्वास नहीं होता। फिर यूरी एक ऐसी बात कहता है जिससे मार्विन आपा खो बैठता है। यूरी कहता है कि दिन के अंत में मार्विन ही सबको मरवाएगा। ये सुनकर मार्विन आगबबूला हो जाता है और यूरी को पीटने लगता है। वह चिल्लाता है, तूने उसी शख्स को मार डाला जो हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहता था। टिम मार्विन को शांत करने की कोशिश करता है। तभी अना कमरे में आती है और बताती है कि उसे सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला है। वे सब एक गुप्त कमरे में जाते हैं और एंटनी की कई घंटों की प्रोग्रामिंग की रिकॉर्डिंग देखते हैं। टिम तुरंत एंटनी का फोन मंगवाता है और उसे चार्जिंग पर लगाता है। जैसे ही मोबाइल चालू होता है टिम को एहसास होता है कि वह अब तक एक गलत फहमी में था। ये कोई इंटरवल कोड नहीं बल्कि एक ऑप्टिकल कोड था जो मोबाइल के जरिए दीवार को अनलॉक कर सकता था। लिव, अना और टिम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मोबाइल फोन चाबी है, दीवार दरवाजा है और लाइट ताला है। टिम एक मोबाइल में ब्लैक वॉल को पढ़ने वाला एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और तीनों उस काली मैग्नेटिक दीवार के पास जाते हैं। टिम उस ऐप से दीवार को स्कैन करता है। मोबाइल स्क्रीन पर 4 बड़े स्क्वायर चमकने लगते हैं। जैसे ही वह किसी स्क्वायर को छूता है, मोबाइल की फ्लैशलाइट अलग अलग तीव्रता और समय के साथ चमकती है। ये देखकर वे सब चौंक जाते हैं। अचानक दीवार पर बनी टाइल्स की आकृति बदलने लगती है और दीवार हिलने लगती है। अना उस दीवार के पास जाती है और उसमें अपनी उंगली डालती है जो दूसरी ओर से बाहर निकल आती है। फिर वह अपना पूरा हाथ अंदर डालती है, लेकिन अब दीवार उसकी देह को अंदर की ओर खींचने लगती है। धीरे धीरे दीवार फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौटने लगती है। अना को जोर से लिव, हार्विन और टिम बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी बन जाती है उसका शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा दीवार के इस पार रह जाता है और दूसरा अपार्टमेंट के अंदर। ये सब देखकर हार्विन पागल हो जाता है। वह यूरी को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है और फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद टिम और लिव एक बार फिर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे फिर से उस
उस एप्लीकेशन को दीवार पर स्कैन करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि हर स्क्वायर को दबाने पर अलग अलग बार फ्लैश होता है। अब उन्हें समझ आता है कि किस क्रम में स्क्वायर दबाने हैं। यह वे कैमरे में रिकॉर्ड हुई फ्लैश लाइट्स को देखकर जान सकते हैं। टिम और लिव कंट्रोल रूम में बैठकर रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखते हैं और दबाने की सही सीक्वेंस खोजने में सफल हो जाते हैं। वे ब्लैक वॉल के पास पहुंचते हैं और जैसे ही बटन दबाने वाले होते हैं, पीछे से यूरी एक बार फिर जोरदार हमला कर देता है। यूरी टिम को चाकू मारता है, जिससे वह दर्द में नीचे गिर जाता है। अब यूरी लिव के पीछे दौड़ता है, जो पुराने टूटे हुए लकड़ी के फर्श पर फिसलकर नीचे गिर जाती है। यूरी जैसे ही लिव को मारने बढ़ता है, पीछे से टिम हमला कर देता है और लिव को लेकर वहां से सुरक्षित भाग जाता है। यूरी अब भी पीछा नहीं छोड़ता। वह जिस कमरे में वे छुपे होते हैं उसके दरवाजे पर चाकू मारता है और आखिरकार अंदर घुस आता है। टिम फिर एक बार उसे जोरदार लड़ाई करता है। इसी दौरान लिव दरवाजा खोल देती है। यूरी बस टिम की जान लेने ही वाला होता है कि पीछे से लिव आकर यूरी को मार देती है और टिम की जान बचा लेती है। अब वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो ब्लैक वॉल में लिपटी इमारतों को देखकर खुद को संभाल नहीं पाते और जमीन पर गिर पड़ते हैं। लेकिन फिर टिम और लिव उठते हैं और पास खड़ी एक वैन को चलाकर उस जगह से दूर निकल जाते हैं।